Hi everyone. Today we will be starting our new chapter of history, chapter number 2, which is nationalism in India. हमने लास्ट चैप्टर में हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर किया था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें हमने देखा कि जो नेशनलिज्म आ रहा है इट इज एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि नेशनलिज्म आखिर यूरोप में कैसे आया, तो नेशन स्टेट्स की वजह से आया। हमने देखा अलग अलग बाउंड्रीज बन गई जिसकी वजह से हमें देखने को मिला कि हाँ भाई, अब कंट्रीज अलग अलग तरीके से आजाद हो गई हैं और अपने अपने लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनका अपने आप में क्या रिश्ता है, ये सब चीजें समझने के बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं वो आपस में एक दूसरे को एक मानने लगे और उन्होंने नए सिंबल्स, नए सॉन्ग्स, नए आइडियाज को अपनाया, जिसकी वजह से जो कम्युनिटीज की बाउंड्री है वो दोबारा से डिफाइन हुई। जो हमारा नेशनल आइडेंटिटी था वो एक लॉन्ग प्रोसेस था, लेकिन इंडिया में ये चीज कैसे हुई ये हम देखने वाले हैं। इंडिया में हमारा मेन फोकस इस चैप्टर पे रहेगा। ओके, सो in India, as in many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. तो इंडिया के जैसे ही जो जैसे अदर कंट्रीज का हमने देखा था कि कहीं ना कहीं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चले, वैसे हम इंडिया में भी देखेंगे कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट ही पूरा का पूरा नेशनलिज्म की ग्रोथ से कनेक्टेड था और लोगों ने डिस्कवर किया अपनी नई यूनिटी। जैसे हम और हमारे फ्रेंड में अगर कुछ कॉमन हो तो हम कहते हैं कि दोस्ती और ज्यादा गहरी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही कंट्री में जो लोग थे उनके स्ट्रगल्स कॉमन हो गए थे, उनके दर्द कॉमन हो गए थे, जिस दर्द में उन्होंने आपस में एक दूसरे को सहारा दिया और उन्होंने एक नया बॉन्ड शेयर किया एक दूसरे में, जिसकी वजह से काफी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स आपस में बंधे। ठीक है, मीन्स ये जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज करने आए, इस रीजन से उन्होंने जो भी अत्याचार इंडियंस पर किए, उस अत्याचार को हर एक भारतीय सह रहा है। तो वो जो सहन शक्ति है वो सबकी कहीं ना कहीं आपस में मिल करके एक नया बॉन्ड बना रही है। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली। लेकिन हर एक क्लास जो है, हर एक ग्रुप जो है, उसने अलग अलग तरीके से इस दर्द को झेला, अलग अलग तरीके से सबको फील हुआ और उनके सबके एक्सपीरियंसेस जो थे वो अलग अलग थे। हम देखेंगे कि महात्मा गांधी के अंदर में कांग्रेस ने किस तरह से इन ग्रुप्स को जो है एक किया और मूवमेंट चलाया और जिसकी वजह से ये सब चीजें हो पाई। लेकिन ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट बिना कॉन्फ्लिक्ट के आगे तो बढ़ ही नहीं सकता है। यही सब चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, सो इन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। ये कह रहे हैं कि हमने 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड तक की कहानी पिछले नोटबुक्स में पढ़ ली, यानी पिछली क्लासेस में पढ़ ली है। और अब हम यहाँ से 1920 से स्टोरी उठाएंगे, जिसमें हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स पढ़ेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने किस तरह से नेशनल मूवमेंट को डेवलप किया और सोशल ग्रुप्स जो है, हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, के अलग अलग सोशल ग्रुप ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया और नेशनलिज्म ने किस तरह से लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर किया। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं कि मास प्रोसेशन ऑन द स्ट्रीट बिकेम अ कॉमन फीचर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, कि लोगों का बहुत सारी भीड़ में इकट्ठा होना एक कॉमन बात हो गई थी नेशनल मूवमेंट के टाइम पे। ओके, सो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा यहाँ से फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। क्या आपको याद है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? आई होप आपको याद होगा। अगर आपको याद है देन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, in the years after 1919, we see national movement spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggle. How do we understand these developments? What implications did they have? So हम देखने वाले हैं कि 1919 के बाद जो नेशनलिज्म है, जो नेशनल मूवमेंट है, वो अब नए नए एरियाज में बढ़ रहा है, किस तरह से नए नए सोशल ग्रुप्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं और एक अलग अलग तरीके के स्ट्रगल इसमें डेवलप होते चले जा रहे हैं। इस सब चीजों को हम कैसे समझेंगे, इनके क्या हमारे सामने आउटकम्स आएंगे, ये सब चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। वॉर की वजह से एक नई
इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हुई यहाँ पर। इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। तो ये जो नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हुई थी वॉर की वजह से, इसके वजह से इन्हें टैक्स बढ़ाने पड़े, इन्हें वॉर के लोन्स बढ़ाने पड़े, जिसकी वजह से तो ये सारे खर्चे निकल पाएंगे ना। कस्टम ड्यूटीज को बढ़ाया गया, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज, प्राइस जो है इंक्रीज किया गया। 1930 से 1918 तक डबल हो गया, जिसके वजह से काफी ज्यादा हार्डशिप आ गई कॉमन लोगों के बीच में। मीन्स जैसे अब ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज अगर आप 10 रुपए में खरीद रहे हैं वो अचानक से 20 रुपए में मिलने लगे। अब 10 रुपए भी बड़ी मुश्किल से मुहैया करवा पा रहे थे, और अब आपका दाम जो है बढ़ करके 9 की जगह वो 20, 10 की जगह 20 हो गया। तो अब तो आपके लिए कितनी मुश्किल हो गई। और सोचिए कि अगर वो चीज खाने की हुई, ऑब्वियसली क्योंकि चीजें तो आफ्टर ऑल सबके प्राइसेस बढ़े थे, तो कॉमन पीपल को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है आप यहां से समझ सकते हैं। विलेज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। तो जितने भी गांव के लोग थे वहां से सोल्जर्स को सप्लाई करने के लिए कहा गया। एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी को जबरदस्ती बोला जाए कि आप आर्मी ज्वाइन करो, तो गांव से लोगों को जबरदस्ती रिक्रूटमेंट करवाया जा रहा था, जिसकी वजह से इन लोगों की गुस्से, इन लोगों के एंगर काफी बढ़ गए। और 1918 से 1919 के बीच में और 1920 से 21 के बीच में क्रॉप्स जो है कई जगह फेल हो गई इंडिया में, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेजेस ऑफ फूड, जिसके वजह से कुछ फूड की खाने की कमी आ गई। दिस वॉज अकम्पनीड बाय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। ये एक तरह की महामारी है जो कि उस वक्त आ गई। और 1921 के सेंसस के अकॉर्डिंग 12 to 13 मिलियन लोग people perished as a result of famines and the epidemic. So people hoped that their hardships would end after the war over, but that did not happen. लोगों को लगा कि एक बार युद्ध खत्म हो जाएगा ना तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस स्टेज पर एक नए लीडर हमारे सामने आते हैं जो एक नया तरीका बताते हैं कि स्ट्रगल को इस तरह से भी किया जा सकता है, इस तरह ये भी एक तरीका हो सकता है लड़ाई करने का। ये अब हम इसमें देखने वाले हैं। देखते हैं कौन थे वो। तो जी हाँ, आइडिया ऑफ सत्याग्रह हमारे सामने आ चुका है। महात्मा गांधी सबसे पहले ही लिखा हुआ है। सो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। तो 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आ चुके थे। कहाँ से आ चुके थे? साउथ अफ्रीका से आ चुके थे, वेयर ही हैड सक्सेसफुली, जहां पर वो सक्सेसफुली क्या कर चुके थे? फॉट, जहां पर वो लड़ चुके थे द रेसिस्ट रेजाइम विद अ नॉवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। तो मास एजिटेशन के मेथड से जो रेसिस्ट रिजाइम होता है, रेसिस्ट रिजाइम का मतलब है कि रंग के वजह से जो भेदभाव होता है, जिसके वजह से महात्मा गांधी वहां पर साउथ अफ्रीका में लड़ाई करके आए थे, और इस मेथड का नाम था सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस्ड द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। तो सत्याग्रह का आइडिया है द पावर ऑफ ट्रुथ, यानी सच्चाई की ताकत, एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, और ट्रुथ को सर्च करने की नीड क्या है, यानी सच को जानने की, सच को ढूंढने की जरूरत क्या है, ये चीज हमें सत्याग्रह बताता है। ये कहता है कि इफ द कॉज वॉज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर। यानी अगर आप सही हो, आप सच्चे हो, अगर कारण बिल्कुल सच्चा है, ठीक है, और स्ट्रगल जो है वो इनजस्टिस के खिलाफ है, अन्याय के खिलाफ है, तो फिजिकल फोर्स की कोई जरूरत नहीं है ऑप्रेसर से लड़ने के लिए। यानी जो हमें जो तकलीफ दे रहा है, जो ऑप्रेसर है, जो हमें ऑप्रेस कर रहा है, उससे लड़ने के लिए हमें फिजिकल फोर्स की बिल्कुल भी नीड नहीं है। लड़े बिना, झगड़े बिना, गुस्सा किए एक सत्याग्राही अगर चाहे तो लड़ सकता है नॉन वायलेंस से। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियस ऑफ द ऑप्रेसर। ये हो सकता है जो ऑप्रेसर है उसकी कॉन्शियस से अपील करने के लिए। अब इसका मतलब क्या है? जैसे हमारे थॉट प्रोसेस को अगर किसी की थिंकिंग में ये बात ला दी जाए कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो सामने वाला गिल्ट फील करेगा और वो उस जुल्म को करना बंद कर देगा। पीपल इंक्लूडिंग द ऑप्रेसर्स हैड टू बी परसूडेड टू सी द ट्रुथ। ये कोई फोर्स नहीं होता था, ये इंसान खुद ही फील करता था। बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रम्फ। तो इस स्ट्रगल के वजह से, ट्रुथ के वजह से हमें जीत तो मिलनी ही चाहिए। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। महात्मा गांधी को बिलीव था कि अगर ये धर्म अपनाएंगे
तो इस नॉन वायलेंस के धर्म से इंडिया जो है आसानी से यहाँ पर जीत जाएगा और सारे इंडियंस यहाँ पर एक हो जाएंगे। मैं एक बार फिर से क्लियर करती हूँ कि सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए आग्रह, यानी कि महात्मा गांधी बिना फिजिकल फोर्स के, बिना लाठी डंडा यूज किए वो ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से अगर लोग इकट्ठा हैं, अगर आपके पास अच्छी खासी पावर है, मेजॉरिटी है जो कि सच के साथ है, तो आप मिल करके बड़ी सी बड़ी चीज का भी सामना कर सकते हैं। ये हमें महात्मा गांधी यहाँ पर बताना चाहते हैं और इससे वो सभी भारतवासियों को एक करना चाहते हैं। ओके, नाउ आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस। तो महात्मा गांधी जब आ गए इंडिया में, तो महात्मा गांधी ने सक्सेसफुली क्या ऑर्गेनाइज किया, सत्याग्रह मूवमेंट। अलग अलग जगह पर सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। जैसे 1917 में वो चंपारण इन बिहार में गए, बिहार के चंपारण में गए। किस लिए गए, पीजेंट्स को इंस्पायर करने के लिए गए जो कि स्ट्रगल कर रहे थे ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ। ये आपको याद होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने जो जो चीजें की है वो कहाँ पर की है, किस रीजन से की है। जैसे सबसे पहला आपके पास एक पॉइंट हो सकता है कि 1917 है हमारे पास। 1917 में महात्मा गांधी जाते हैं बिहार में, बिहार में जाते हैं चंपारण में। और चंपारण में क्यों जाते हैं, चंपारण में जाते हैं पीजेंट्स के लिए, पीजेंट्स जो कि ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम से परेशान है। ये आपके पास एक नोट हो गया, ठीक है। तो ये चीज था। अब 1917 में वो सत्याग्रह मूवमेंट फिर से चला रहे हैं खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। एक आपके पास हो गया कि 1917 में गुजरात के खेड़ा में, ठीक है, गुजरात के खेड़ा में भी गांधी जी ने ऐसा ऐसा किया है, ठीक है। और उसके बाद है द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू एंड वर डिमांडिंग द रेवेन्यू कलेक्शन टू बी रिलैक्स्ड, ठीक है। तो गुजरात में क्या हो रहा था, बेसिकली गुजरात में क्रॉप फेलियर हो गया था। क्रॉप फेलियर की वजह से प्लेग एपिडेमिक आया, यानी एक तरह का कीड़ा होता है जिससे पूरी की पूरी जो फसल है उनकी नष्ट हो गई। तो अब ये लोग रेवेन्यू नहीं दे पा रहे हैं, कुछ भरपाया नहीं दे पा रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये जो रेवेन्यू कलेक्शन है ये हमें माफ कर दिया जाए, जिसके वजह से उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। देन है 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद जाते हैं सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, ऐसा वो करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि 1917 में वो दो जगह जाते हैं। सबसे पहली जगह का नाम है चंपारण इन बिहार और दूसरी जगह का नाम है खेड़ा इन गुजरात। और 1918 में वो अहमदाबाद जाते हैं कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, ठीक है। नाउ वी हैव रॉलेट एक्ट। तो emboldened with this success, Gandhi ji 1919 decided to launch nationwide satyagrah against the proposed Rowlatt Act 1919। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ, अब देखिए रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पर। दिस एक्ट हैड बीन ह्यूरिडली पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इनके द्वारा ये पास किया गया, जबरदस्ती जल्दीबाजी में इन्होंने ऐसा किया। डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स, इंडिया के कई सारे लोगों ने इसका अपोज किया, इस चीज को देखते हुए भी इन्होंने ऐसा किया। इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। क्या मतलब है इस बात का कि गवर्नमेंट के पास अच्छी खासी यहाँ पर पावर आ चुकी है पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस करने की। यानी आप इंडियन हैं, आप ब्रिटिशर्स के खिलाफ मोर्चा करेंगे, धरना करेंगे, आप सत्याग्रह मूवमेंट चलाएंगे, आप कुछ भी चलाएंगे, आपको नहीं करने दिया जाएगा, आपके मूवमेंट को आराम से रिप्रेस किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको पॉलिटिकल प्रिजनर में भी डिटेंशन अलाउ किया जाता है बिना ट्रायल के, यानी बिना ये जाने कि आप सच में दोषी है या नहीं, आपको सीधा सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। दिस वॉज द रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉस। इस तरह के बेकार के कानूनों के लिए महात्मा गांधी चाहते थे नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करना। देखिए हर एक शब्द का मतलब समझते हैं। नॉन वायलेंट यानी कि अहिंसा, बिना लड़ाई झगड़ा किए। सिविल डिसोबीडियंस, तो सिविल यानी कि सभी के सभी करेंगे, डिसओबीडियंस यानी अवज्ञा करना, किसी की आज्ञा ना मानना, ठीक है। जैसे सरकार कुछ भी कहेगी, गवर्नमेंट कुछ भी कहेगी, हम नहीं मानेंगे, हम अपनी बात पे अड़े रहेंगे क्योंकि हम सच्चे हैं और हमारी बात उनको माननी ही
होगी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम चलाएंगे ऐसे लॉज के खिलाफ, जो कि 6 अप्रैल को स्टार्ट होगा विद हड़ताल। ठीक है, हड़ताल के थ्रू। हड़ताल आप लोग जानते होंगे। ओके, rallies were organized in various cities. Workers went on strike in railway workshops. तो रैलीज जो है कई सारी सिटीज में चलाई गई। वर्कर्स जो है वो रेलवे वर्कशॉप पे स्ट्राइक कर रहे हैं और जो है दुकानें बंद कर दी गई बाय द पॉपुलर अपसर्ग एंड स्केयर्ड दैट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, रेलवेज की लाइन, टेलीग्राफ की लाइन डिस्टर्ब कर दी जाएगी। ठीक है, हटा दी जाएगी। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट। ठीक है, इन लोगों ने कहा कि हम क्या करेंगे, मतलब हम इन लोगों को कैसे रोकेंगे, हम कम्युनिकेशन की लाइंस ही कट कर देंगे, रेलवेज की लाइन, टेलीग्राफ की लाइन, ये सब कुछ हटा देंगे। और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या डिसाइड किया, टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप, उन्हें अमृतसर से उठा लिया गया, जो भी लोकल लीडर्स थे अमृतसर से उठा लिया गया। महात्मा गांधी को, ठीक है, दिल्ली जाने से रोक दिया गया। 10 अप्रैल को क्या हुआ, द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। तो 10 अप्रैल को क्या होता है, 10 अप्रैल को अमृतसर की पुलिस जो है पीसफुल प्रोसेशन पर फायर कर देती है, यानी कि एक आराम से शांति से धरना प्रदर्शन हो रहा होता है, जिस पर अमृतसर की पुलिस क्या करती है, फायरिंग कर देती है। प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, मार्शल लॉ लगाया गया एंड जनरल डायर ने कमांड ली, मार्शल लॉ लगाया गया। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। तो 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। आप सभी को याद होगा जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में, जो कि 13 अप्रैल को हुआ था। उस दिन क्या हुआ था, बेसिकली बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई। कहां पर इकट्ठा हुई, जलियांवाला बाग के ग्राउंड में इकट्ठा हुई। ये एक जगह का नाम है जलियांवाला बाग, बेसिकली इज अ काइंड ऑफ प्लेस एंड अमृतसर में ये प्लेस है। सम केम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स। तो गवर्नमेंट ने ये जो नए ठोस कदम उठाए हैं, कुछ लोग तो इसको प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। एंड अदर्स हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। कुछ लोग बैसाखी का मेला देखने आए थे। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी मैनी विलेजर्स आर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ दैट हैड बीन इम्पोज्ड। तो कुछ लोग जैसे जो बाहर से मेला देखने आए थे, उन्हें तो आइडिया था नहीं, वो तो अनअवेयर थे, मार्शल लॉ लगा हुआ है, जनरल डायर ने ऐसा ऐसा किया है। अब डायर जो है, जो जनरल डायर है, वो एरिया में आते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड्स किलिंग हंड्रेड्स। तो उन्होंने एग्जिट पॉइंट्स को जो है ब्लॉक कर दिया, यानी कि आने जाने के रास्तों को उन्होंने बंद कर दिया, जिससे कि कोई बाहर ना निकल पाए। और उस पूरी की पूरी भीड़ पर उन्होंने ओपन फायर कर दिया, जिसमें कि 100 से भी ज्यादा लोग जो है मारे जाते हैं। His object as a declared letter was to produce a moral effect to create in the minds of सत्याग्रहीज a feel of terror and awe। तो वो चाह रहे थे, उन्होंने लास्ट में बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो लोगों के बीच में एक डर पैदा करना चाहते थे, एक उनके अंदर फियर, एक टेरर पैदा करना चाहते थे सत्याग्रहीज के अंदर में। अब जब ये जलियांवाला बाग की न्यूज स्प्रेड हुई, जब ये फैली, तो क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट्स। क्या हुआ कि जो भीड़ है वो सड़कों पर आ गई। इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन समझते हैं, उस जगह पर काफी सारे लोग सड़कों पर आ गए। काफी सारी स्ट्राइक्स हुई, क्लैशेस विद द पुलिस के साथ काफी चीजें क्लैश हुई। गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक हुआ। फिर उसके बाद द गवर्नमेंट, अब यहाँ पर है, द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन। गवर्नमेंट ने इसको बहुत बेकार तरीके से रिप्रेस किया, मतलब जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस बात को दबा दिया। Seeking to humiliate and terrorize people, सत्याग्रहीज were forced to rub their noses on the ground। सत्याग्रहीज को ह्यूमिलिएट किया गया, उनको कहा गया कि वो जमीन पर अपनी नाक रगड़े, ठीक है। क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स पर क्रॉल करें, सलाम करें, सल्यूट करें, साहेब लोगों को सल्यूट करें। पीपल वर फ्लॉग एंड विलेजेस अराउंड गुरंजवाला इन पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान का एरिया है, वर बॉम्ब्ड, और यहाँ सबके लोगों को बॉम्ब से उड़ा दिया गया। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को यहीं पर खत्म कर दिया। जब महात्मा गांधी ने देखा कि इतना कुछ बुरा हो रहा है, तो उन्होंने इस मूवमेंट को यहाँ पर खत्म कर दिया। महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट चलाया जिसकी वजह से इतना ब्रूटली, इतने बेकार तरीके से निर्मम हत्या जनरल डायर ने की, और उसके बाद जब लोगों ने उस बात का भी प्रोटेस्ट किया, तो ये सब चीजें होने लगी।
और तब महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को खत्म कर दिया, यहाँ पर रोक दिया। आपसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं कि महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को क्यों रोका, आप इन डिटेल इस बात को आप बता सकते हैं क्योंकि आपको पूरी स्टोरी पता है। While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. Mahatma Gandhi now felt the need to launch more broad-based movement. तो वो और भी ज्यादा बड़ा मूवमेंट लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन वो समझ चुके थे कि no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims closer together. एकता ही नहीं रहेगी तब तक मूवमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज को करने का एक तरीका उन्होंने क्या निकाला कि उन्होंने खिलाफत इशू को उठाया। अब देखिए खिलाफत इशू को समझ लेते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमैन टर्की। हमने देखा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें ऑटोमैन टर्की की हार हुई थी, एंड देयर वर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू इम्पोज ऑन द ऑटोमैन एम्पायर, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड खलीफा। तो उनके पास एक मतलब एक रूमर, एक क्या बोलते हैं, अफवाह एक फैली कि एक बहुत बेकार सी पीस ट्रीटी जो है वो ऑटोमन एम्परर पर इम्पोज की जाने वाली है। ऑटोमन एम्परर जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड है जिसे हम खलीफा कहते हैं। टू डिफेंड द खलीफास टेम्परल पावर्स, अब खलीफा की इस पावर को डिफेंड करने के लिए एक खिलाफत कमेटी जो है बॉम्बे में 1919 मार्च को बनाई जाती है, जिसके की यंग जनरेशन मुस्लिम लीडर बनाए जाते हैं मोहम्मद अली एंड शौकत अली। बिगेन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी से ये डिस्कस करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ अ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू, कि इस इशू पर क्या बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो गांधी जी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के लिए मतलब तरीके लिया कि इस तरह से हम मुस्लिम्स को जो है हिंदूज के करीब ला सकते हैं। मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ नेशनल यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट एट द कलकत्ता सेशन of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for स्वराज। तो स्वराज के लिए, स्वराज का मतलब अपना राज, इस चीज के लिए इन्होंने अदर लीडर्स को भी कन्विंस कर लिया कलकत्ता सेशन में। यानी कलकत्ता में एक मीटिंग हुई थी, सितंबर 1920 कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी जहां पर इन्होंने बाकी सारे लीडर्स को कन्विंस कर लिया, जिसके वजह से खिलाफत जो है मूवमेंट भी लॉन्च किया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों लॉन्च करना था, तो गांधी जी ने अपनी एक बुक लिखी थी, उस बुक में इन्होंने बताया, बुक का पहले नाम देख लीजिए, हिंद स्वराज, 1909 में इन्होंने लिखा था। गांधी जी ने डिक्लेयर किया ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद अ कॉपरेशन। कहने का सेंस ये है कि अगर हम कॉपरेट ना करें तो ये जो ब्रिटिश का रूल है ये टोटली फिनिश हो जाएगा और हम आजाद हो जाएंगे। That is the thing. Okay. How could non-cooperation become a movement? Gandhi ji proposed that the movement should unfold in stages. तो गांधी जी ने कहा कि जो ये मूवमेंट चलेगा ये कुछ स्टेजेस में चलेगा, कुछ चरणों में चलेगा। जैसे आपने लॉकडाउन देखा तो लॉकडाउन के भी कुछ चरण थे, जैसे पहले 21 डेज, फिर अनदर 21 डेज, इस तरह से चीजें चली थी। बिल्कुल वैसे ही it should begin with the surrender of titles that government awarded and boycott of civil services, army, police, courts and legislative councils, schools and foreign goods. तो जो भी आपको टाइटल गवर्नमेंट की तरफ से मिला है पहले हमें उससे रिफ्यूज करना है, और इन केस की गवर्नमेंट जो है रिप्रेशन करे, फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च, फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है लॉन्च किया जाएगा। समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली toured extensively mobilizing popular support for the movement। तो महात्मा गांधी और शौकत अली साथ में टूर किए हैं ताकि उन्हें लोगों का बढ़िया सपोर्ट मिल जाए। और many within the Congress were however concerned about the proposals। कई सारे कांग्रेस में इस चीजों को लेकर के काफी कंसर्न थे। तो they were reluctant to boycott the council elections scheduled for November 1920 and they feared that the movement might lead to popular violence। तो यहाँ पर क्या है कि काउंसिल के इलेक्शंस होने वाले थे नवंबर 1920 में और इन्हें एक तरह का डर था कि कहीं इस बार भी कुछ वायलेंस ना हो जाए। बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज एन इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस। फॉर अ व्हाइल देयर सीम नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन सपोर्टर्स एंड द अपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट। तो इस वक्त कोई भी मूवमेंट के बीच में जो सपोर्टर्स थे या जो अपोनेंट्स थे इनका कोई मीटिंग पॉइंट ऐसा दिख नहीं रहा था। Finally, at the Congress session Nagpur in December 1920,
a compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. So नागपुर में दिसंबर 1920 में ये कॉम्प्रोमाइज किया गया, ये चीज बाहर आई कि हमें अब नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम ही अडॉप्ट करना पड़ेगा. How did the movement unfold? Who participated in it? How did different social groups conceive of the idea of the nation, of the non-cooperation? So ये मूवमेंट किस तरह से चला, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है, कितने सोशल ग्रुप्स यहाँ पर हमारे सामने डिफरेंट आते हैं, ये अब हम इसमें देखने वाले हैं. ये फॉरेन क्लोथ्स का यहाँ पर बॉयकॉट दिखाया जा रहा है. फॉरेन क्लोथ्स वाज सीन द सिंबल ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन. तो so that's all from my side, and we will study about the next part in the next video. Thank you so much.